So I guess we were talking about fundamental rights. Yes. So in fundamental rights, yesterday we have talked about Article 25, right to religion. है ना? एंड आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसी सब की बात करते हैं. उसके बाद आर्टिकल हमने 29 एंड 30 देखा. आर्टिकल 29, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस होता है क्या? माइनॉरिटीज सिर्फ रिलीजियस होता है क्या? तो फिर लिंग्विस्टिक भी होता है. ओके. लिंग्विस्टिक मतलब बेस्ड ऑन लैंग्वेज. ओके, गुड. आर्टिकल 30 क्या था? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको जैसा चलाना चाहे चला सकते हैं. जैसे मदरसाज हो गए, ठीक है. क्रिश्चियन मिशनरीज वाले भी कॉन्वेंट स्कूल्स चलाते हैं. ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. फिर हमने आर्टिकल 31 देखा था कि रिपील हो चुका है because it was related to right to property. So right to property was repealed by right to property repealed by 44th amendment. Very good. Year 1978. Great. ठीक है. There's article 31. Then we were talking about article 32. We just started it. खत्म नहीं हुआ था, तो आज हम लोग article 32 को डिटेल में पढ़ेंगे. So article 32. Article 32, constitutional remedies. Constitutional remedies. Who called it the heart and soul of Article 31 A, B, C? Important, very important. ठीक है. क्वेश्चन आ रखा है उस पे ऑलरेडी. ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को किसने कहा था हार्ट एंड सोल? यस, B.R. अम्बेडकर. ठीक है. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल. Okay. Now under this, there are 5 writs. This writs can only be issued by Supreme Court. True or false? False. Okay. Who can issue this? By Supreme Court and High Court. Okay. Supreme Court can issue this as per which article? 32. And High Court? 226. क्या बात है. अभी जितने तेजी से आंसर कर रहे हो, 1 घंटे के बाद सो तो नहीं जाओगे? पता नहीं सर.
अच्छा चलो ठीक है। सो वी टॉकिंग अबाउट 5 writs, ठीक है। तो yesterday we talked about Harbus corpus, है ना। yesterday we talked about Harbus corpus, if I remember right. कहाँ थे हम? Yes, we talked about Harbus corpus, that is in return of a body, है ना। इसका मतलब अगर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, और किसी और ने वो क्राइम किया है लेकिन मेरे को उसके बदले में पकड़ा गया, ठीक है। पुलिस से गलती हो ही सकती है, तो मेरे को पकड़ के लेके गए। तो मैंने अपने वकील को बुलाया और मैंने कहा देखो भाई, उस दिन जो मैं गोवा में था, गोवा में सत्संग अटेंड कर रहा था, ठीक है। मैंने बस भी पकड़ी थी और उस दिन पाव भाजी भी खाई थी, ठीक है ना। सो मैंने वो क्राइम नहीं किया, ठीक है। सो आई हैव नॉट डन दैट क्राइम, समवन एल्स मस्ट हैव डन दैट। सो मेरे को फालतू में पकड़ा जा रहा है, सो मेरे को बचाओ इसमें से। सो मेरा वकील जो है कोर्ट में कौन से बेसिस पे केस फाइल करेगा, मतलब मेरे तरफ से। गोवा में जाकर पाव भाजी का ही क्या फायदा, क्या खाना चाहिए था। ओके, हर्बस कॉर्पस से फाइल करेगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव प्रूफ्स, ठीक है। पीना चाहिए था, अच्छा। कैश्यू वाइन, अच्छा। बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हो। तुम्हारा गोवा का प्लान अब तक कैंसिल नहीं हुआ है क्या? बनाया नहीं, अच्छा। ओके, चलो मरानमस पढ़ते हैं अब, ठीक है। व्हाट इज मरानमस? सो बेसिकली ये है हमारे 5 फ्रिट्स। हर्बस कॉपस मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी इन एक्सचेंज ऑफ द नॉट गिल्टी वन, ठीक है। जो गिल्टी नहीं है उसके बदले में उसको प्रोड्यूस किया जाए जिसने एक्चुअल में क्राइम किया हुआ है, ठीक है ना। सो ये जो है, इट इज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड falsely and someone else has done that crime, ठीक है, to produce the body of the latter before it. But sir, why SC can't issue all the writs but HC can issue all the writs? क्या? Why SC can't issue all the writs but हाई कोर्ट जो है सब कुछ इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ इशू नहीं कर सकता? ऐसा कह रही हो आप? ऐसा नहीं है, उल्टा है, ठीक है। ऐसा उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ऑल, हाई कोर्ट कांट इशू ऑल। व्हाई? ये ऑब्वियस रीजन है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोर्ट है, हाई कोर्ट उससे छोटा कोर्ट है, ठीक है। आपका डाउट उल्टा है, जहां से भी पढ़ा है आपने, या तो आपने गलत समझा है या तो आपने अपने दिमाग के अंदर गलत डाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सारे इशू कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। तो अब हाई कोर्ट कौन से में नहीं कर सकता? हाई कोर्ट कौन से वाले चीजों के ऊपर रिट्स इशू नहीं कर सकता? अगर आपका फंडामेंटल आपसे छीना है, फंडामेंटल राइट्स आपसे छीना गया है, ठीक है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं। यू आर गोइंग टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन अवे, ठीक है ना। सो इसीलिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वाले चीजों के ऊपर सिर्फ ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स वाली चीजों के ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना सकता है, ठीक है। बाकी सारे जो writs है वो हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है। नाउ जब हम लोग बाकी writs पढ़ेंगे, देयर विल कम टू नो कि कौन से वाले जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा, कौन से वाले हाई कोर्ट करेगा, ठीक है ना। विल सी दैट, ठीक है। तो अभी हमने हर्बस कॉर्पस देख लिया। नेक्स्ट इज मरांडमस। मरांडमस का मतलब होता है टू कमांड। अब टू कमांड का मतलब क्या? कमांड का मतलब है कि मान लो कि मेरा लाइसेंस फंसा हुआ है आरटीओ में, ठीक है ना। मैंने आरटीओ में लाइसेंस बनाने के लिए अपील की थी। उन्होंने कहा कि आपका जो लाइसेंस है 7 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोला ठीक है, 7 दिन में वापस आते हैं, अगर नहीं आया तो। 7 दिन हो गए, मैंने वेट किया। बोला इंडिया है, 7 का 8 भी हो सकता है, 8 का 10 भी हो सकता है। 10 दिन वेट किया। 10 दिन वेट करने के बाद मैं दोबारा गया और मुझे पता चला कि अब तक वो प्रोसेस ही नहीं हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ कर दो जल्दी, आपने कहा था 7 दिन। अरे हाँ ना, बहुत काम है ना, जाओ तुम लंच के बाद आना, जाओ, ठीक है ना। तो मेरे को भगा दिया। तो मैं उस दिन भी आ गया। उसने बोला 1-2 दिन में हो जाएगा। मैं 1-2 दिन वेट किया, फिर से नहीं हुआ, ठीक है। अगेन इट हैज नॉट हैपेंड। वो बंदे ने उस काम को लटका के रख दिया है। अब जो है मैं कोर्ट में जाऊंगा,
नहीं, एसबीआई नहीं, आरटीओ है। ठीक है, आरटीओ की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस कहाँ से मिलता है? आरटीओ से। ठीक है, सो आरटीओ वाला जो ऑफिसर है उसने मेरा काम दोबारा नहीं किया। नाउ आई कैन गो टू अ कोर्ट एंड आई कैन आस्क द कोर्ट टू ऑर्डर दिस पर्सन। ठीक है, बिकॉज वो गवर्नमेंट का बंदा है। आई कैन आस्क द कोर्ट टू ऑर्डर दिस पर्सन टू डू हिज ड्यूटी ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मरांड मस्ट मतलब क्या? टू कमांड। इसका मतलब हम जाके कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, वो गवर्नमेंट का बंदा है, मैं ऑर्डर देता हूँ तेरे को मेरा लाइसेंस बना के दे तुरंत। अच्छा, ठीक है, जेल के अंदर डाल देगा वो। सो वी कैन नॉट कमांड। हु कैन आस्क दिस फॉर? वो जो गवर्नमेंट बंदा है उसको ये काम करने के लिए कौन उसको कमांड कर सकता है? ओनली द कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन ऑर्डर हिम टू डू सो। सो इट इज ऑर्डर टू पब्लिक ऑफिशियल। पब्लिक ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट पर्सन। आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज ईदर फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। या तो उसने अब तक काम नहीं किया, he has failed to perform, or he has refused to perform. However, this cannot be used against president of India. ठीक है, हम लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर काम नहीं किया इसने, देखो उसको ऑर्डर करो उसको कि जल्दी वो काम कर दे। However, this cannot be issued against president, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इन चार लोगों के ऊपर आप जो है मैरांडमस यूज नहीं कर सकते। और किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी नहीं कर सकते। जैसे कि लेट से कि मैंने आज क्लास बंद कर दिया, मेरी मर्जी, नहीं लेना मेरे को क्लास। सो कैन यू गो टू द कोर्ट एंड आस्क सुदीप्तो सर टू टेक द क्लास? नो, आई एम अ प्राइवेट पर्सन, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो यू कैन नॉट आस्क अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ठीक है, हम अपने मर्जी के मालिक है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अपना काम नहीं किया तो उसके खिलाफ जो है मैरांडमस लग सकता है। क्लियर ये चीज? ओके, नाउ प्रोहिबिशन। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोहिबिशन, यहाँ पे गायत्री आपका डाउट आ रहा है, देखो। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या? प्रोहिबिशन का मतलब होता है इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। ठीक है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो दो स्टेट्स के बीच में फाइट हो रहा है। ठीक है, स्टेट ए है, स्टेट बी है, दो स्टेट के बीच में फाइट है। हर स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये अपना अपना हाई कोर्ट होता है। ठीक है, स्टेट ए उसका भी पास भी एक हाई कोर्ट है, स्टेट बी उसके पास भी एक हाई कोर्ट है। इन दोनों स्टेट के बीच में कुछ फाइट हो रखी है। ठीक है ना? सो नॉर्मली जब भी कोई स्टेट स्टेट के बीच में फाइट हो, या मल्टीपल स्टेट्स एक तरफ, मल्टीपल स्टेट्स दूसरे तरफ, और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, या तो एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और एक तरफ एक स्टेट है, या तो एक तरफ बहुत सारे स्टेट्स है, ऐसे वाले जो भी स्टेट स्टेट के बीच में या यूनियन स्टेट के बीच में जो भी वाले मुद्दे होते हैं ना, इन सबको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। इन सबको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या? whenever there is a fight between state and state, multiple states on one side, multiple states on other side, union on one side and many states on other side, union on one side and many one state on one side, union plus some states on one side and many other states on one side, ये जितने भी झगड़े हैं इन सबको सुनने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये जो है सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, कि अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में फाइट हो तो सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को कौन से ज्यूरिसडिक्शन से सुनेगा? सो इनको सुप्रीम कोर्ट जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से सुनेगा। ऐसे तीन ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, एक तो हो गया ओरिजिनल, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एक होता है एपिटेलेट ज्यूरिसडिक्शन, और एक होता है एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, सो ओरिजिनल में क्या आ गया? ये सारे फाइट्स, स्टेट और स्टेट के बीच में फाइट्स, नेशन स्टेट के बीच में फाइट, ये सारी चीजें। एपिटेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि मान लो कि आपके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, आप सेशन कोर्ट में गए।
सेशन कोर्ट में आपके ऊपर कुछ फैसला हुआ, आपको वो फैसला पसंद नहीं आया, देन यू कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां पे भी कुछ फैसला सुनाया गया, आपको पसंद नहीं आया, यू कैन अगेन अपील टू द हायर कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी फैसला हुआ, आपको पसंद नहीं आया, नाउ यू कैन फाइनली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो एपिटेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि यू कैन डायरेक्टली नॉट गो ओवर देयर, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको जो है पूरा चैनल फॉलो करके जाना पड़ेगा, पहले सेशन कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आप अपील करो हाई कोर्ट, वहां से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज अपिटेलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना। तो ये मतलब रेगुलर केसेस के लिए होता है, सारे केसेस में ही आपके पास अपिटेलेट जुरिस्डिक्शन जनरली होती है। आपको अगर छोटे कोर्ट में प्रसन्न नहीं हुए आप, यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट ऑफ अ लोअर कोर्ट, यू कैन ऑलवेज अपील टू द हायर कोर्ट। ठीक है। एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन, ये एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन आता है आर्टिकल 143 से। ये जो है ये केवल और केवल प्रेसिडेंट यूज कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को किसी भी लीगल मैटर में ओपिनियन चाहिए कि मेरे को ये रूल नहीं पता है, इसके ऊपर मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, आई रिक्वायर सम लीगल ओपिनियन, देन द प्रेसिडेंट कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राय ले सकता है कि मैं इस चीज का क्या करूं। हाउएवर ये क्या रोल है, एडवाइसरी रोल है। ठीक है, कोई अगर एडवाइस देता है, उसको फॉलो करना या ना करना हमारे ऊपर होता है। सिमिलरली वॉट एवर एडवाइस द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, ठीक है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू टेक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही मे और ही मे नॉट टेक द एडवाइस गिवन बाय। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये तीन ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, ओरिजिनल, एपिटेलेट एंड एडवाइसरी। ठीक है ना। अब मान लो कि could you repeat what is 143? This is advisory jurisdiction which president can use. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई लीगल चीजों के बारे में ओपिनियन ले सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, दैट्स द आर्टिकल नंबर, यस दिस इज आर्टिकल 143। ठीक है, यस, ओके। सो ये हो गए हमारे तीन टाइप के जुरिस्डिक्शन। सो कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो है ये प्रोहिबिशन कब लगेगा। मान लो तमिलनाडु और कर्नाटका, ये दो स्टेट्स के बीच में कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। अब तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब मद्रास ये सॉरी तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने इनके ऊपर कोई फैसला दिया है। ठीक है, स्टेट ए एंड स्टेट बी आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड स्टेट बीज कोर्ट हैज गिवन सम फैसला, इज इट फाइन और नॉट, ये चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसके ऊपर फैसला किसको देना था, सुप्रीम कोर्ट को देना था, राइट। दिस इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो है प्रोहिबिशन लगाएगा। ठीक है, सो ये जो है वृट कौन इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा प्रोहिबिशन का, किसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। समझ में आ रही बात। अब क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये वृट इशू कर सकता है, कैन हाई कोर्ट इशू सच काइंड ऑफ वृट टू सुप्रीम कोर्ट, नो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है भाई, उसके ऊपर कैसे लगाओगे। ठीक है ना। सो issued by higher court to lower court or tribunal to prevent the later from exceeding its jurisdiction or uh, apprising a jurisdiction that it does not possess। ऐसा कोई चीज के ऊपर फैसला ले रहा है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, तो उस केस में प्रोहिबिशन लगा देगा और फॉरवर्ड कर देगा फैसला लेने से। तो ये जनरली कब लगेगा, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच में ही लगेगा। क्या ये किसी इंसान के ऊपर लगेगा, नहीं, दिस इज अप्लाइड ऑन कोर्ट्स ओनली, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर लगाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज सर्टियोररी। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्टियोररी। सर्टियोररी इज आल्सो इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ईदर in case of transferring the case pending with the letter or to squash the order of the letter in some case। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो किसी हाई कोर्ट के पास कोई एक केस जो है लंबे समय से पेंडिंग है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई राय दे ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्टियोररी इशू करेगा और बोलेगा वो केस जो है मेरे पास ट्रांसफर करो, बहुत समय हो गया, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है ना, इन दिस केस
the Supreme Court will issue this on the High Court and ask the transfer of that case to itself. ठीक है. Similarly, High Court can also issue this. High Court जो है ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर लगा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये किसी सेशन कोर्ट के ऊपर लगा सकता है. ये बहुत समय से पेंडिंग है, मेरे पास दे दो. ये हो गया पहला. दूसरा है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, वो फैसले से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन कुछ अलग है. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अग्रीइंग टू द क्या बोलते हैं एडवाइस विच हैज बीन गिवन बाय द हाई कोर्ट, और वॉट एवर इट हैज मेड द जजमेंट, ही इज नॉट हैप्पी विद इट. तो इस केस में सर्टियोररी इशू करके वो स्क्वैश कर सकता है जो भी ऑर्डर पास किया गया होगा पहले कोर्ट से. सो हायर कोर्ट कैन स्क्वैश द ऑर्डर और जजमेंट पास बाय अ लोअर कोर्ट. ठीक है. सो ये दो केस में लगता है सर्टियोररी, एक केस को ट्रांसफर करने के केस में. उसमें मरांडमस भी लगा सकता है. नहीं देखो, मरांडमस बेसिकली क्या होता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, करो, ये बोलना, और केस ट्रांसफर करना, बहुत समय हो गया, तेरे को बहुत मौका दे दिया, अब दे दे चुपचाप से केस. ठीक है, उस केस में सर्टियोररी है. ठीक है, इसका मतलब सर्टियोररी लगाने से पहले हो सकता है कि उसने उसके ऊपर मरांडमस भी लगाया होगा. ठीक है, 1 साल बीत गया तब मरांडमस लगा, अरे कर दे अपना काम. ठीक है, फिर 2 साल के बाद फिर से मरांडमस लगा, अरे कर दे अपना काम, और तीसरी बार जो है सर्टियोररी लगाकर केस ही छीन लिया. समझ में आई बात? हाँ, तुमसे ना हो पाएगा, हम कर लेते हैं. तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज क्यू वारंटो. ठीक है, क्यू वारंटो नाम में ही है, क्यू किया, किस अधिकार से किया. ठीक है, जैसे मैं हमेशा शायद ये दूसरी तीसरी बार आपको बताता रहूंगा, आपका जो ट्रैफिक सिग्नल पे चलान कटता है, वो चलान काटने वाला मिनिमम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए. ठीक है, मिनिमम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए. उससे नीचे कोई भी इंसान आपका चलान नहीं काट सकता ट्रैफिक सिग्नल पे. अगर कोई आपका ट्रैफिक सिग्नल पे बिलो देन एएसआई रैंक का बंदा सिग्नल, ये क्या बोलते हैं, चलान काटता है, तो आप उसके ऊपर क्यू वारंटो लगा सकते हो कि तेरे पास कौन सी अथॉरिटी है, कैसे काटा मेरा चलान तूने. सो इट इज इशूड बाय अ कोर्ट. हाँ, लेकिन हम नहीं लगा सकते, हमें कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा. सो इट इज इशूड बाय अ कोर्ट टू एनक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. ठीक है. अब बहुत सारे फर्जी ऑफिसर, बहुत सारे फर्जी आर्मी वाले, इन सब के भी केसेस आपने सुने होंगे. ठीक है ना, कि फालतू के यूनिफॉर्म पहनकर घूमते रहते हैं. कुछ दिन पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल बन के घूम रहा था, उसको अरेस्ट किया था. ठीक है ना. चालान भरने से मना तो कर सकते हैं ना उस टाइम. हाँ, कर तो सकते हैं. ठीक है. सो कुछ दिन पहले जो है आपने देखा होगा कोई फर्जी पुलिस वाला बन के या फर्जी आर्मी वाला बन के घूमता है. ठीक है, इस केस में कोर्ट जो है इंक्वायरी बिठाती है बाय क्यू वारंटो. इसने कौन से अधिकार से यूनिफॉर्म पहना, इसके पास क्या अधिकार था. तो क्यू वारंटो से उस इंसान के ऊपर पहले क्लेम, पहला वो चार्जशीट फाइल होता है. आई बात समझ में? उसी तरह मान लो कोई काम किसी ऑफिसर लेवल के इंसान को ही करना है, बट वो किसी बिलो ऑफिसर के बंदे ने कर दिया, तो उस इंसान के ऊपर भी जो है क्यू वारंटो लगेगा. आपके पास तो अधिकार ही नहीं था, यू डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू डू सो, हाउ डिड यू डू. ठीक है. सो ये जो है हाउ डिड यू डू का पूछने का जो अधिकार है, ये कोर्ट को है. लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू बी इन अ पब्लिक ऑफिस, मतलब ये किसके ऊपर लगाया जा सकता है, ये प्राइवेट इंसान के ऊपर लगाया जा सकता है क्या? नहीं. ठीक है. अब मान लो कि मैंने जो है 7 दिन की आपको छुट्टी दे दी. ठीक है, ऐसे कि फ्रॉम 16 मई टू 20 मई यू विल हैव हॉलीडेज. ठीक है. सो कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर कि तुमने कौन से अधिकार से छुट्टी दे दिया बच्चों को. ठीक है. सो दिस कैन बी डन ओनली इन द केस ऑफ अ पब्लिक पर्सन, दैट मीन्स गवर्नमेंट. हाँ, जैसे यूपी कोर्ट ने पीएम को आर्मी यूनिफॉर्म पहनने से, नहीं नहीं, यूपी कोर्ट ने नहीं नोटिस दिया. ठीक है, ये हुआ ये था कि एक इंसान ने पीआईएल फाइन किया था, उसका नाम भी दिखाया था. ठीक है, पर्सन हैड फाइल्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको, पीआईएल, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, ऐसे कुछ तो होता है. ठीक है, पीआईएल फाइल किया था कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये कौन से अधिकार से आर्मी का वो, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था कि भाई हमारे पीएम साहब जो है आर्मी के तो है नहीं, वो कभी बीएसएफ का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो कभी वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो ये कौन से अधिकार से पहन रहे. ठीक है, इट वॉज जस्ट अ पीआईएल फाइन.
तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी ने भी अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, जस्ट फाइल किया गया है। ठीक है, सो दिस आर द 5 व्रिट्स, और ये व्रिट्स एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हर्बस कॉपस टू प्रोड्यूस द बॉडी, मेराडमस दिस इज टू कमांड, प्रोहिबिशन व्हेन अ हायर कोर्ट makes the lower court prevent from exceeding its jurisdiction। ठीक है, certiorari higher court issues it to the lower court either to transfer the case or to squash its order। उसने जो भी जजमेंट दिया उसको स्क्वैश करना। क्यू वारंटो कौन से अधिकार से। ठीक है, दिस आर द 5 writs। एनी डाउट इन दिस? Okay, then along with this we have also studied 3 types of jurisdiction of Supreme Court। What are those 3 types of jurisdiction? एग्जाम्पल याद नहीं रखना पड़ेगा, सेंस तो पता होना चाहिए ना। एग्जाम्पल से उल्टा ये याद रहता है, मतलब मेरे केस में तो ऐसा होता है। ओरिजिनल, एपिटलेट एंड एडवाइसरी, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। नाउ आर्टिकल 33, 34, 35 सेम टू सेम। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ये इसीलिए बैठा था कि कोई ऊपर लिख दे और मैं सेम टू सेम लिख दूं। ओके, चलो ध्यान दो। सो आर्टिकल 33, 34, 35, ये जो 3 आर्टिकल्स है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों जो है ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ हल्का फुल्का बता देता हूँ कि कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। 33, 34, 35 विल नॉट कम। 33, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स फॉर द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि जो लोग यूनिफॉर्म पर्सनल्स है, या जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, या जो साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ही सीक्रेट डेटा वाले सेक्टर में काम करते हैं, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आर्म फोर्स वालों को अगर ये दे दिया कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कोई खुफिया इंफॉर्मेशन जाकर किसी को बता देगा और बोलेगा मेरे पास फंडामेंटल राइट 19 था, ठीक है, तो गलत होगा ना। वैसे ही मान लो कि डीआरडीओ कोई ऐसा कोई सीक्रेट मिशन कर रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, बट कोई साइंटिस्ट निकल के किसी को जाके बता देगा। आर्म फोर्स से रिलेटेड तो एग्जाम में क्यों नहीं आता? अरे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तक कोई एग्जाम में देखा नहीं है। ठीक है, सो ये है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का। ठीक है, मेन आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक है? 12 से लेकर 32 तक है, ये 14 से लेकर 32। ठीक है, 12 वाले में स्टेट का डेफिनेशन था, 13 वाले में जुडिशियल रिव्यू था, 14 से लेकर 32 तक माल मसाला था। इसके बाद 33, 34, 35 भी ऐसे ही है, कुछ कुछ चीजें हैं फंडामेंटल रिलेटेड राइट, बट क्या है कि मेन जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो 14 से लेकर 32 तक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सो आर्टिकल 33 के तहत क्या है कि फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस एंड एनी सच काइंड ऑफ पीपल जो कि इंटेलिजेंस में है या रॉ में काम करते हैं, इन सब के ऊपर जो है फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दी जाए, ये आर्टिकल 33 के हिसाब से पार्लियामेंट के पास अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 34 है, प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। जिस जगह में मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ मतलब आर्मी के अंडर में आ गया पूरा जगह। ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आएगी, वहां पे जो है आर्मी रूल आएगी, वहां पे जो है आपके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 35, पार्लियामेंट मेक्स लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या, ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे स्पेसिफाइड जिसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। सर मिलिट्री लॉ मिलिट्री ही लगाती है क्या? हाँ, ठीक है, मिलिट्री लॉ मिलिट्री ही लगाती है। अरे आपने म्यांमार में नहीं सुना था कि मिलिट्री कू हो गया है, वहां के प्रेसिडेंट को जो है किडनैप कर लिया। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट को। हाँ, तो मिलिट्री कू के टाइम पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ मिलिट्री कू? सारा का सारा जो सिविल पावर है वो चला जाता है और पूरा एरिया जो है वो आर्मी के अंडर में आ जाता है। ठीक है ना, जो पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली होता रहता था पहले। नवाज शरीफ को जो है अगवा करके वहां पे, वो जो था, नाम क्या है उसका, नवाज शरीफ वहां का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था बाद में। नहीं नहीं, बाजवा नहीं, 1998, 99 की बात है।
एम से नाम था उसका, जो 1999 में उधर का जनरल था। हाँ, मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान में किया था। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। प्रेसिडेंट नहीं लगाता इसको, आर्मी के कहने पे सिविल सारे लोगों को अगवा करके पूरा का पूरा, जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है कंट्री को, दैट इज कॉल्ड एज मिलिट्री कू। और मिलिट्री कू के टाइम पे मार्शल लॉ लगता है, जब सारे फंडामेंटल राइट्स गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बहुत पावरफुल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कभी भी मार्शल लॉ आ ही नहीं सकता। बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में मिलिट्री कू हो ही नहीं सकता। देर इज नो गैप इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ मिलिट्री लॉ कैन कम। हाँ, इसको लगाने के लिए प्रेसिडेंट को जनरली अगवा करना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, अब मार के हटाओ या अगवा करके हटाओ, हटाना पड़ता है। इंडिया में सीडीएस मार्शल लॉ लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मार्शल लॉ लगाने के बहुत लेयर्स है। यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई अ मार्शल लॉ। ठीक है ना, सारे कैबिनेट मिनिस्टर से रिटर्न में लेना पड़ेगा कि हम लोग जो है मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। और सारे जो मिनिस्टर्स है वो आर्मी के नहीं है, वो सिविल है। अगर मार्शल लॉ आ जाएगा तो उनको हटाना पड़ेगा। वो अपने हाथ से क्यों लिख के देंगे कि हमको हटाओ? सो दैट इज वाई इंडिया में मार्शल लॉ नहीं आ सकता। कुछ भी आए, मार्शल लॉ तो नहीं आ सकता। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये 33, 34, 35 इसलिए उतना नहीं आता एग्जाम में। दिस आर देयर बट नॉट वेरी, मतलब जनरली इट इज नॉट सीन एनीवेयर। ठीक है, नाउ टू टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेनर्स, एंड फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट विच इज देयर ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया आर 15, 16, 19, 21 एंड 30। ठीक है, 15, 16, 19, 21 एंड 30, ये जो है ये केवल हमारे ही लोगों को मिलेगा। ठीक है, जैसे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब फॉरेनर्स के साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ताजमहल में उनकी एंट्री फी जो है ज्यादा होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये जो है, ये देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो फॉरेनर्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए ज्यादा को याद नहीं रखना है। सिर्फ 14 है, और उसके बाद 20 से लेकर 28 है। ठीक है, और कोई नहीं है। फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियंस में यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर 14, देन 20 से लेकर 28 खत्म। और इसका मतलब बाकी सारे जो चीजें हैं वो सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट 15, तो 15 इज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो वी डू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉरेनर्स। ताजमहल में उनकी टिकट महंगी होती है, हमारी टिकट सस्ती होती है, तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, सो फॉरेनर्स के ऊपर कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो, उनको ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। अगर उन्होंने मर्डर किया और हमने मर्डर किया तो दोनों को सेम टाइप की सजा मिलेगी। ठीक है, हमारे में और उनमें फर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज देयर फॉर देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। उसके बाद 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे के सारे उनको भी अवेलेबल है, हमें भी अवेलेबल है। ठीक है ना, सो ये आप याद रखना, फॉरेनर्स 14, देन 20 से लेकर 28, एंड बाकी सारे जो है दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द इंडियंस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो हमने वही फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिया। सो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से है? 14 से लेकर 24 तक, नहीं 25 तक। 14 से 25 तक सारे इंपॉर्टेंट है। फिर 26, 27, 28, ये जो तीन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 29, 30 इंपॉर्टेंट है। 31 है ही नहीं, रिपील हो चुका है। ठीक है, फिर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगेन 33 से लेकर 35 तक इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट।
सो 14 से 25 तक पढ़ना है सारा, 26, 27, 28 नहीं पढ़ना है, 29, 30 माइनॉरिटी वाला है पढ़ना है, 31 है ही नहीं, 32 बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिट्स, 33, 35 नहीं पढ़ना। 31 इंक्लूड्स अमेंडमेंट्स टू ना, यस अमेंडमेंट मतलब 31A, 31B एंड 31C। अब इन दोनों को मैंने एक तरफ क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों था लैंड के बेसिस पे, ठीक है। 31A एंड 31B लैंड के रिगार्डिंग था, और 31C किस लिए था कि अगर कोई डीपीएसपी हो, अगर कोई डीपीएसपी हो जिसको बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को दबाना पड़े तो हम दबा सकते हैं, ठीक है। कल जैसे मैंने बताया था डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 39A और 39B को इफेक्ट देने के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट को दबाना पड़े तो हम दबा सकते हैं। उसके तहत हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा ये अधिकार छीन लिया, हमारा वो अधिकार छीन लिया, कोर्ट नहीं सुनेगा। ऐसा हमारे आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो 31 एंड 31A एंड 31B दिस इज रिगार्डिंग लैंड, ठीक है। 31C रिगार्डिंग डीपीएसपी को बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको त्यागना पड़े तो हम त्याग सकते हैं। कौन से डीपीएसपी? 31A, 39A एंड 39B, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। What I meant is it important or not? This is important. It might come. ठीक है, because this has come in CDS. CDS मैंने जो लास्ट पेपर दिया था CDS 2 2020, ये इस पेपर में आया था, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट 4. पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है। ये डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया हमने? आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो अब डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि इसके बारे में ये ऑस्टिन ने क्या कहा है, ठीक है। व्हाट ऑस्टिन हैज सेड अबाउट डीपीएसपी, ये पिछले वाले एग्जाम में आया था। सो डीपीएसपी के बारे में इट कंटेन्स, एक तो ये आयरलैंड से लिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ऑस्टिन ने इसके बारे में क्या कहा है, ही हैज डिस्क्राइब डीपीएसपी एज कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इट हैड कम इन CDS 2 2021, ठीक है। ऑस्टिन ने क्या कहा, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही सेम चीज एनडीए में भी आया था कि BR अम्बेडकर जी ने इसके बारे में क्या कहा, ये ग्रीनविल ऑस्टिन, ये मतलब वन ऑफ द वो है क्या बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कोई नहीं था, ठीक है। BR अम्बेडकर जी ने कहा कि दे आर नोवल फीचर्स। सो नोवल फीचर्स वाला क्वेश्चन एनडीए में आया था, ठीक है। अभी दोनों साथ में ही हुए थे, एनडीए 2 2021 और ये CDS 2 2021, ठीक है। सो ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो है इसी में से, और ये कौन सी बुक है? लक्ष्मीकांत है, ठीक है। इट हैज कम फ्रॉम लक्ष्मीकांत। कहाँ का है ये? आयरिश का है, मतलब आयरलैंड से आया हुआ है ये, ठीक है। वी बोरोड इट फ्रॉम आयरलैंड, और आयरलैंड ने जो है ये स्पेनिश से लिया था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, इंडिया ने किससे लिया? आयरलैंड से लिया। आयरलैंड ने लिया था स्पेनिश से, क्लियर है।
ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, इसके आर्टिकल्स है 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था, बट 12 और 13 में वैसा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे आर्टिकल 36 जो है वो है अगेन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और आर्टिकल 36 में ये लिखा है, ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ये जो आर्टिकल 12 में लिखा गया था वही है, इसके लिए एक आर्टिकल वेस्ट कर दिया। आर्टिकल 36 says definition of state and definition of state is same as what has been given in article 12, so वेस्ट क्यों किया? जहां पे भी स्टेट होता पढ़ लेते कि ये 12 वाला स्टेट है, खत्म। बट आर्टिकल 36 में यही लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 सेज दैट कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिफिएबल, डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नॉन जस्टिफिएबल का मतलब होता है कि अगर डीपीएसपी गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आधार पे जो चीजें गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस की है वो अगर गवर्नमेंट ने नहीं निभाया तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर कोर्ट में नहीं कंप्लेन कर सकते। यू कैन नॉट स्यू द गवर्नमेंट, ठीक है, इन केस दे डू नॉट फुलफिल अ थिंग फ्रॉम डीपीएसपी। हाउएवर, क्या फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल था? वर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिएबल? यस। कैसे पता? अगर फंडामेंटल राइट्स छीन लिए तो क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट्स छीन लिए तो क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, और कौन से आर्टिकल से बोलेंगे कि हमें अपना अधिकार दो? ब्रिट से, वेरी गुड, ठीक है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 मांगेंगे, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें वापस करो, ठीक है। सो विल गो टू द कोर्ट एंड अप्लाई द writs, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है ना। वेराज डीपीएसपी को नॉन जस्टिफिएबल बताया गया है। नॉन जस्टिफिएबल मतलब अगर गवर्नमेंट ने डीपीएसपी में आने वाले चीजों को फुलफिल नहीं किया तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका जो बी आर अम्बेडकर जी ने रीजन दिया था वो था कि इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, कि हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ डीपीएसपी को पूरे करें। हाउएवर दे आर नोवेल फीचर्स, ये करे जाने चाहिए। देश को डीपीएसपी के आधार पे अपने देश के लॉज बनाने चाहिए। हाउएवर अगर हम फुलफिल नहीं कर पाए तो आप उसका बुरा मत मानना, क्योंकि हम गरीब देश है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतनी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन हमारी वैसी नहीं है कि हम लोग डीपीएसपी के सारे पॉइंट्स को इफेक्ट दे पाए। दिस इज व्हाट बी आर अम्बेडकर हैड सेड इन द पार्लियामेंट। समझ में आई बात? ओके, नाउ दिस डीपीएसपी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से बांटे गए, ठीक है। डीपीएसपी के 3 हिस्से क्या क्या है? पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा है गांधीयन, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। सो सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ऐसे 3 टाइप के डीपीएसपीज है हमारे पास, ठीक है ना। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म? तो सोशलिज्म मतलब बेसिकली दिस कंसेप्ट कम्स फ्रॉम रशिया, ठीक है, ये कंसेप्ट रशिया से आया है, ठीक है। रशिया जो है सबसे पहले इन्होंने जो है सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था। रशिया को आइडिया कहाँ से आया कि हमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स अपनाना है? ये जो है बेसिकली रशिया में लाया था इसको लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। लेनिन बहुत बड़ा एडवोकेट था सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का। ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था कि हमें सोशलिज्म को अपनाना है? ये इन्फ्लुएंस हुआ था एक जर्मन से जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो है
कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म के बारे में सबसे पहली बार बताया, जिसको व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, जो कि रशिया में सोशलिज्म लेकर आया फाइनली। ठीक है, यस, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी डास कैपिटल। ठीक है, तो डास कैपिटल, डास का मतलब क्या होता है? ये जैसे आपने फोक्स वैगन सुना होगा, फोक्स वैगन गाड़ी सुनी है। सो इन इंग्लिश FOLKS का क्या मतलब है? हाँ, मतलब इसको स्लैंग में तो वैसे फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में इसका मतलब होता है पीपल। ठीक है, फोक्स का मतलब होता है पीपल। जर्मन भाषा में वही फोक्स को वोक्स बोलते हैं, इट मीन्स पीपल। ठीक है, एंड वैगन मतलब कार, तो फोक्स वैगन मतलब लोगों की गाड़ी। तो फोक्स वैगन कौन से ऑटो का है? देखा होगा आपने। दास ऑटो कंपनी का है ना ये। यस। सो यहाँ पे जो डास है इसका मतलब क्या? डास कैपिटल का मतलब क्या? पीपल्स वेल्थ। ठीक है, सो सोशलिज्म में फोकस किया जाता है कॉमन जनता पर। ठीक है, सोशलिज्म में फोकस किया जाता है आम जनता पर, कॉमन जनता पर। तो इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है कि जब फ्यूडलिज्म चलता था, फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे? दे यूज टू ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। खेती उनकी, उसमें काम करने वाले पीसेंट्स, और पीसेंट्स के ऊपर अत्याचार। वैसे ही फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फैक्ट्री बनी, तो फैक्ट्री ओनर्स जो है, दे आर डूइंग नथिंग, दे हैव एम्प्लॉयड अ लॉट ऑफ अदर क्या बोलते हैं, वर्कर्स। दोज वर्कर्स आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, बट येट दोज वर्कर्स आर नॉट गेटिंग पेड। ठीक है ना, उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनकी सैलरी बहुत कम की जाती है, उनके ऊपर जो है मतलब वर्किंग कंडीशंस उनको नहीं दिए जाते, उनको मतलब कोई प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स यूज्ड टू बिलीव दैट रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी और रियल ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री इज द वर्कर। ठीक है, सारे जो वर्कर्स है, ठीक है, उन लोगों को हम लोग ये माने कि वो लोग ओरिजिनल ओनर्स है। सो दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या कोऑपरेटिव्स। ठीक है, सो दे शुड बी गिवन द प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों में बांट देना चाहिए। ये जो है, ये जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, अब व्लादिमीर लेनिन उसी में आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक कंपनी में अगर सारे के सारे वर्कर्स मालिक बन गए तो कामगार कौन है? हर कोई बोला मैं मालिक, आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, जाओ जो करना है कर लो। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सबको बोला कि मालिक हो। दैट कैन नॉट हैपन। इसीलिए वी रिक्वायर टू मेक अ स्मॉल गवर्नमेंट। ठीक है, दिस गवर्नमेंट भी विल बी मेड बाय द पीपल इटसेल्फ। ठीक है, सारे जो जनता है उन्हीं में से सिलेक्ट करके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि गवर्नमेंट को चलाएंगे, एंड ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट बनी है, जो वर्कर्स थे उन्हीं लोगों में से कोई वो रिप्रेजेंटेटिव बना है, लीडर नॉट बॉस। तो रुक जाओ, ठीक है, तो क्या है कि इन्हीं वर्कर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलाकर हम लोग अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और ये जो गवर्नमेंट है ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा। दैट मीन्स देर आर नो प्राइवेट ओनर्स। कोई प्राइवेट ओनर नहीं है, एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू हुम? टू द गवर्नमेंट। दिस इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि कभी भी वेल्थ एक हाथ में नहीं आएगा। जब एक गवर्नमेंट उसमें ओनरशिप रखेगी, ये गवर्नमेंट के लोग फिक्स नहीं होंगे। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, आज जो बंदा गया है वो बंदा उधर हमेशा के लिए नहीं बैठेगा, उसको हटाकर कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है। दैट मीन्स द पैसा इज नॉट गोइंग इन पॉकेट ऑफ एनी वन सिंगल पर्सन, इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मेन आइडिया यह था कि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक हाथ में ना हो।
ठीक है, इट शुड नॉट हैपन इन वन हैंड, ठीक है ना। इससे क्या है कि इससे बराबरी का वो मौका सबको मिलता रहेगा, एवरीवन विल बी हैप्पी। हरी बात समझ में? दिस वाज द ओरिजिनल सोशलिज्म, ठीक है ना। इंडिया ने भी यही अपनाया था, ठीक है, इंडिया ने भी यही अपनाया था। इसीलिए 1991 तक सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज कंपनीज थे ये सब गवर्नमेंट के थे। आज के डेट में भी देखो, रेलवेज गवर्नमेंट का है, एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, डिफेंस सेक्टर पूरा गवर्नमेंट का है, ठीक है। सो अभी प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे किया जा रहा है, ठीक है। इन 1991 देयर वर 8 गवर्नमेंट ऐसे एरियाज जहां पे प्राइवेट लोग नहीं जा सकते, ठीक है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म, जो कि मनमोहन सिंह जी ने लाया। ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है। सो बेसिकली इंडिया आल्सो फॉलोड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑन अ लार्ज स्केल। हमने भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल लार्ज स्केल में फॉलो किए, ठीक है। सो सोशलिज्म का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सोशलिज्म? कैपिटलिज्म। नाउ व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म इज, नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं, सोशलिज्म का ऑपोजिट होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि देयर विल बी नो गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। नहीं, अरे रुक जाओ यार, ठीक है, क्यों यू गिव अ लॉट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ठीक है, सुन तो लो है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ भी ओन नहीं करेगा, इसमें प्राइवेट ओनर्स होंगे, ठीक है। दैट मीन्स जैसे रिलायंस है, रिलायंस का जो मालिक है वो कौन है? अंबानी है, ठीक है ना। वैसे ही जो टाटा का है वो रतन टाटा जी है, ठीक है। बिरला का आदित्य बिरला है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कैपिटलिज्म, वेयर ओनरशिप इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट बट प्राइवेट ओनरशिप इज देयर, ठीक है। नाउ विच इज मोर सक्सेसफुल? सोशलिज्म सक्सेसफुल है, कैपिटलिज्म सक्सेसफुल है? नाउ इफ वी गो बाय द स्टैटिस्टिक्स, इफ वी गो बाय द स्टैटिस्टिक्स, सोशलिस्ट कंट्रीज हमारे पास अभी भी दो है, एक है रशिया, दूसरा है चाइना, ठीक है। सोशलिस्ट कंट्रीज जो है अभी भी दो है, एक है रशिया, दूसरा है चाइना। इवन दो ये लोग मार्केट शेयर में दिखाते कि इनकी जीडीपी अच्छी है, ये है वो है, बट वहां का फ्रीडम इंडेक्स 0 है, ठीक है। ना तो रशिया में ना तो चाइना में लोगों के पास कोई अधिकार है, ठीक है। तो बोलने के लिए सोशलिज्म क्या था कि हम लोगों के पास पावर दे रहे हैं। उन्होंने कर क्या रखा है? लोगों के हाथ में कुछ नहीं दे रखा है, सारा का सारा उस गवर्नमेंट को दे रखा है जो कि लेनिन ने बनाया था, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। चाइना में क्या होता है? चाइना में देर इज ओनली वन पार्टी। कंसिडर कि इंडिया में सिर्फ बीजेपी है और हर बार जो चुनाव होगा वो सिर्फ बीजेपी ही जीतेगा, ठीक है। और उसमें अगर मान लो कि अभी जैसे मोदी जी खड़े हैं, ठीक है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, अगली बार किसी को इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा ना, तो प्रीवियस लीडर को पूछना पड़ेगा कि मैं खड़ा हो सकता हूँ कि नहीं। नाउ आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से सोचोगे, हु विल अलाउ यू टू स्टैंड इन, मान लो कि मैं अगर लीडर हूँ, ठीक है, मैं प्रीवियस गवर्नमेंट का लीडर हूँ, मेरे को आके आप पूछोगे मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, हाँ बेटा खड़ा खड़ा हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हु विल अलाउ दिस? तो नहीं होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होगा, वहां पे रूल एक ही इंसान का चलता रहेगा, वही चल रहा है। रशिया को उठा लो, ठीक है, वहां पे पुतिन जी जो है 1990 से रूल करे जा रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम से, फिर प्रेसिडेंट के नाम से, ठीक है। चाइना में देयर इज ओनली वन सिंगल पार्टी। कम्युनिस्ट सोशलिज्म सेम ही है, ठीक है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक ही चीज है, ठीक है। सो बेसिकली ये सोशलिस्ट कंट्रीज जो है, ये लोगों ने पहले कहा, ठीक है, ये लोगों ने पहले कहा कि हम लोग जो है लोगों के लिए करना चाहते हैं, बट लोगों के हाथ में से उन लोगों ने सारा पावर अपने गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा कि आप ही में से बना हुआ है। और फिर उन्होंने सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में रख लिए, बिकॉज वहां पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म में क्या है कि देयर इज अ प्राइवेट ओनर। नाउ दिस प्राइवेट ओनर वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देगा। अभी ये रिलायंस टैक्स भर रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिना टैक्स के जी रहा है वो, ठीक है। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली फायदा तो हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू कंसिडर इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया ना तो पूरा सोशलिज्म है ना तो पूरा कैपिटलिज्म है, इंडिया हैज अप्रोच द मिक्स्ड इकोनॉमी कंसेप्ट, कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करेंगे, पीपीपी मॉडल बोलते हैं इसको, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसमें क्या है कि देयर विल बी सर्टेन प्लेयर्स हु विल बी गवर्नमेंट
certain players who will be private. ठीक है. Now do you have a BSNL connection, anyone? आप में से किसी के पास BSNL है? ओके. नाउ ठीक है, ठीक है. अब आप में से जिसके पास BSNL है, पहली चीज तो देखो ज्यादातर के पास नहीं है. जिसके पास है, आर यू वेरी सेटिस्फाइड विद BSNL? नहीं. वाई? सर्विस अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई ओनर ही नहीं है. देयर इज नो ओनर ऑफ दिस. इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, जिसने इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान कर रखा है. इसके लॉसेस इतने हैं कि इसको प्राइवेट करने के लिए अगर किसी को बेचना है तो कोई उसको खरीदना भी नहीं चाहता, कि उसको खरीदेगा तो लॉसेस के साथ खरीदेगा. पहले उसको लॉस को निपटाना पड़ेगा, तब जाकर उसको प्रॉफिटेबल बना पाएगा. तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए इतना सारा जो लॉस ऑलरेडी हो रखा है BSNL में, उसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है. वो रतन टाटा जैसे ही इंसान जो है वो कर सकते हैं. ये एयर इंडिया इतने लॉस में था, ये एयर इंडिया को खरीद के उसके लॉस भी उसने बेयर किए. ठीक है ना. सो बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉर अ प्राइवेट पर्सन टू बेयर सच काइंड ऑफ लॉस जो गवर्नमेंट ने कर रखा है. अब गवर्नमेंट ने लॉस क्यों कर रखा है? क्योंकि उसका कोई सिंगल ओनर नहीं है. तो कोई इसके पीछे नहीं पड़ा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए. हर किसी ने उसको सरकारी नौकरी ले रखा है. सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे वहां से निकल जाना है. तो BSNL के ऑफिस में जाओगे, आपको ऐसे ही लोग पड़े हुए मिलेंगे. ठीक है. अरे कल आना नहीं है, अरे आज आज मेरे चाचा की भतीजे की शादी हुई थी, उसका मैं वीडियो देख रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे को आज डिस्टर्ब मत करो, कल आना, आपका काम कल होगा. ठीक है. यू गो टू एयरटेल, दिस विल नॉट हैपन. You go to Jio, this will not happen. So why this happens over here? Because there is no person whom they are, directly communicating. कोई ओनर ही नहीं है, तो आप काम किसके लिए करोगे? और आपको बोलेगा कौन? तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो ऐसे ही चलेगा, तो इसमें लॉस होगा. दूसरा, गवर्नमेंट कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट करता रहता है. उनकी जरूरत हो ना हो, वो लोग रिक्रूटमेंट लेते रहेंगे और उनको पैसा भी देते रहेंगे. तो BSNL में क्या है कि जब डेटा निकाला गया, तो ये पाया गया कि दे रिक्वायर्ड ओनली 90,000 एम्प्लॉइज, वेर एट दे हैड 1.6 लाख एम्प्लॉइज. एम्प्लॉयज चाहिए थे 90,000 और उनके पास 1,60,000 था. मतलब 70,000 एम्प्लॉय को फालतू में सैलरी दे रहे थे. ये उनका लॉस हो गया. ठीक है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट के तिजोरी तो खाली हो गए. समझ में आ रही बात? सो दिस विल हैपन इन सोशलिज्म. बट आप ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म में सोचो, कोई भी जिसका खुद का बिजनेस है, वो ये चाहेगा क्या कि मैं अपना पैसा फालतू में वेस्ट करता रहूं लोगों को देकर? जितनी जरूरत है वो उतना ही एम्प्लॉयमेंट लेगा, और जिनको उसने ले रखा है उनको वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उनका ड्यूटी खत्म नहीं होता. तो दैट इज वाई इफ यू वांट एनी कंट्री टू प्रोग्रेस, दे रिक्वायर कैपिटलिज्म टुडे. और ये चीज मोदी जी बहुत अच्छे से समझे है. दैट इज वाई ही इज मेकिंग एवरी गवर्नमेंट सेक्टर अ प्राइवेट सेक्टर. आने वाले समय में आर्मी का भी ये प्लान है. ठीक है. आर्मी का भी ये प्लान है कि हम लोग अपने आर्मी के लोगों को सिर्फ फाइट करने के लिए रखें. आज के डेट में जैसे आप थोड़ा सा टैंक रोड की तरफ जाओगे, वहां पे 512 वर्कशॉप है. ठीक है ना. वहां पे 512 का वर्कशॉप है, आर्मी वर्कशॉप. ये जो वर्कशॉप है, यहाँ पे क्या हो रहा है? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू वॉर. ठीक है. दिस इज आर्मी बेस्ड वर्कशॉप, जहाँ पे नॉन आर्मी की चीजें हो रहे हैं. ठीक है. मतलब हाँ, रिलेटेड टू आर्मी है, बट इट कैन बी डन बाय अ प्राइवेट प्लेयर ऑल्सो. सो नाउ दिस ऑल थिंग्स आर बीइंग सोल्ड. अब इन सबको जो है प्राइवेट कंपनीज लाइक L&T हो गया, टाटा हो गया, टाटा मोटर्स टाइप के, इन सबको बेचे जा रहे हैं. ठीक है. ताकि क्या होगा, अब आर्मी इतना फोकस करे कि आपको जब वॉर करने जाना पड़े तो आपके पास सारे हथियार वगैरह सब अच्छे से मिले. क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर विल बिल्ड ऑन द क्वालिटी. अगर क्वालिटी खराब करेगा तो गवर्नमेंट उनको ऑर्डर नहीं देगा. ये डर उनको रहता है. अब जब गवर्नमेंट का ही है तो आप ऑर्डर कैसे नहीं दोगे? लाइक DRDO, मिसाइल खरीदना है तो किससे खरीदना है? DRDO से ही खरीदना है, और कोई है ही नहीं ऑप्शन में. सो लेट्स से अगर DRDO डज नॉट क्या बोलते हैं परफॉर्म, तो whom will the government blame? There is no other competition over here. So because of that, always having a capitalist economy in today's world. मैं अब बात नहीं कर रहा 1900s की या 1800s की, जब एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता था. एक समय पे सोशलिज्म अच्छा था, लेकिन आज के डेट में सोशलिज्म जो है, इसका कीड़ा जो काट गया है रशिया को और चाइना को, ऐसा नहीं बनना है. ऐसा बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा. सो ये रिक्वायर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टुडे. ठीक है. अब इसको आप बॉस बोलो, इसको आप लीडर बोलो, जो बोलना है बोलो. ठीक है. सच्चाई ये है कि आज कैपिटलिज्म चाहिए.
सो दिस इज व्हाट इज सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. सोशलिज्म लुक्स फॉर, अभी इतना सारा डिटेल क्यों समझाया, पढ़ तो पॉलिटी रहे थे. Why did I get into socialism and capitalism? Now when we see the socialist principles, ये आपके दिमाग में जाने लगेगा. अब हम इसमें क्या देखेंगे, इक्वालिटी देखेंगे. Wealth should be distributed, large houses should be distributed, ठीक है. There should be equal employment for all, ठीक है. मतलब यहाँ पे लोगों के लिए हर चीज जो है इक्वालिटी के ऊपर बात की होगी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे. अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगा. समझ में आ गया कि सोशलिस्ट है क्या. लुक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, looks for the accumulation of wealth should not go in one hand, ठीक है. दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है. सो हमारे जो आर्टिकल्स इसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है. बड़े घर को डिस्ट्रीब्यूट करके जो है छोटा छोटा फैमिली के नीड के हिसाब से दो, ठीक है. वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, मेल एंड फीमेल को बराबर का सैलरी मिले, ये सारे जो है हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आएंगे, ठीक है ना. सो विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, ठीक है. कल इसको हम लोग खत्म कर लेंगे एंड टुमारो विल रेस्ट पॉलिटी, ठीक है. फिर नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद हिस्ट्री. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, धन्यवाद. जय हिंद.